नमस्कार, स्त्री कार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देश में अलग-अलग अस्मिताएं अपनी-अपनी पहचान के लिए प्रयासरत है। आमतौर पे ये देखने में आता है कि जो मुख्य धारा संस्कृति, मुख्य धारा विमर्श हमेशा से हाशिए पर रह रहे लोगों के बारे में चीजें तय करती है। चाहे वो उसका इतिहास हो, चाहे वो उसकी पहचान हो, चाहे उसके धर्म की व्याख्या। हाल के दिनों में जिस हिसाब से लोकतंत्र ने विभिन्न समूहों को, उसमें हाशिए के समूह भी शामिल है, जो जगह दी है, तो सब समूह अपनी-अपनी अस्मिताएं तलाश रही है और अपनी-अपनी हिस्सा मांग रही है लोकतंत्र। इसी क्रम में हमें पाते हैं कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समूह जिसकी ये शिकायत है कि लगातार मुख्य धारा संस्कृति या मुख्य धारा धर्मों के दबाव में उनकी जो अपनी मान्यताएं और अपने धर्म जो है उनका लगातार स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। और इसी क्रम में ये मांग उठी है कि उनका जो अपना धर्म है, जिसको वो सरना धर्म के नाम से जानते हैं, उसकी भारतीय जो जनगणना होती है, उसमें अलग से उसका सरना कोड हो। सब जानते हैं कि आमतौर पे हमारे जो जनगणना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इन सब 6 धर्मों के लिए अलग-अलग और बाकी धर्मों के लिए अन्य का विकल्प रहता है और उस अन्य में कई पहचान आपस में गड़बड़। तो सरना धर्म के लिए अलग से कोड के लिए लगातार मांग उठ रही है और इसी क्रम में झारखंड विधानसभा ने प्रस्ताव भी पारित किया है और इसको लेकर के तमाम आदिवासी समूह कमर कस करके जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। और ये एक सुखद बात भी है लोकतंत्र की और ये स्पेस भी है कि इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। सरना धर्म किस तरह अन्य धर्मों से अलग है और किस तरह उनकी पहचान में क्या खास बात है और कहाँ-कहाँ दबाव है, क्यों सरना कोड अलग से होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे पास कर्मा उरांव जी हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार कर्मा सर। नमस्कार। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पहली टिप्पणी यही जानना चाहूंगा कि ऐसे ये बात आती रही है कि ये बात पहली बार नहीं आई है कि सरना कोड की मांग हुई। पहले भी आजादी से पहले उनको अलग ढंग से दस्तावेज था, पर बाद में उसको हटा दिया गया। तो ये लड़ाई फिर से एक बार कैसे शुरू हुई और कैसे सरना धर्म बाकी धर्मों से अलग है, क्यों उसको संरक्षित किए जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले इस लड़ाई की जो मौजूदा शुरुआत है वो कैसे हुई, वहां से हम लोग शुरू करते हैं, फिर बात आगे सर। देखिए, आपने जो विषय वस्तु चुना है आज का, उस संबंध में मैं इतना ही जानता हूँ और हम लोग फील करते हैं, ये हम लोग का अंदर की बात है। हम लोग जो फील करते हैं आदिवासी भाई देश के, जो स्टिल लोग अपने परंपरागत जीवन शैली पे हैं, उनकी अपने इटोज हैं, इथोज हैं, कंप्लीटली दूसरे जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है, जिसका एडवोकेट किया जाता है कि ये इसका अंग है, यह सरासर आदिवासी समाज और उनके धार्मिक आस्था के साथ तालमेल नहीं है, दूसरे के विरुद्ध है, लोग मान के चलते हैं। और यह है भी हकीकत। हर संस्कृति का आगमन इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, भारत के धरती पर जो आर्कोलॉजिस्ट लोग के द्वारा मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में जो इसके वेकेशन हुआ, उससे जो फाइंडिंग्स आए हैं, भारत संस्कृति का देश जर्मनी के बगल में लिथुआनिया देश है, वहां से इनका आगमन होता है।
एक तरह से हमारी संस्कृति पर उनका प्रभाव हुआ, आगमन हुआ। लोग दो तरह से मानते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा होगा तब उनकी संस्कृति जो हड़प्पन संस्कृति थी और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति थी, जो द्रविड़ियन और मंगोलियन कल्चर का ज्यादा प्रभाव था, वो तहस नहस हो गया। या तो आदमी का इन्वेजन के कारण है, जो मध्य एशिया से लिथुआनिया से आए हैं, हमारा संस्कृति एक तरफ से प्रभावित हुआ है, ऐसा हम लोग की अवधारणा है और ये भी हकीकत है। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सामाजिक संरचना को देखेंगे, सामाजिक व्यवहार को देखेंगे, आध्यात्मिक दुनिया को देखेंगे, तो कहीं भी हिंदू धर्म से हम लोग का बने हुए, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उनका अपना सनातन स्टेटस रहे, लेकिन सह अस्तित्व वो हम हिंदू धर्म के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए नहीं है। हाँ, हजारों साल एक साथ रहने के कारण उनके जो सांस्कृतिक एलिमेंट्स हैं, तो हैं, उनमें आदान प्रदान हुआ है, कल्चरेशन हुआ है, लेकिन जहां तक आइडेंटिटी की बात है, सेपरेट आइडेंटिटी से इनकार नहीं किया सकता। ये हमारा कहना है। हाँ, जैसे हाल के समय में ये वैदिक एज एक किताब है, रिफर, जो बहुत उसका जो फाइंडिंग्स है, आपको ये जो साइट है हड़प्पन संस्कृति सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो के मैंने इन्फेंस ड्रॉ किया गया है, वो यही साक्ष्य बताता है। मैं जर्मनी गया था, आइकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैनसन, जिनके नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम जर्मनी से आई थी, उसमें हर तरह के लोग थे। उनका फाइंडिंग्स है, ऑथर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशंस आर वेयर द स्पीकर्स ऑफ ग्रुप लैंग्वेज, द्रविड़ सेक्ट के थे। इस तरह की तमाम फाइंडिंग्स है और लिटरेचर्स हैं अब तक के जो हुए हैं, वो कबूल करते हैं कि हिंदू संस्कृति और जनजाति संस्कृति को एक साथ मिला के देखा नहीं जा सकता। ये और धार्मिक सरना धर्म, ये अन्य कोई धर्म जिसको प्राकृतिक धर्म के आदर्श में है, जिसको लोग मानते हैं, वह आपके हिंदू संस्कृति आर्य संस्कृति से काफी पुराना है और यहाँ का ओरिजिनल है, ओरिएंटेशन यहाँ से, वो बाहर से आया हुआ नहीं है। ये मान के हम लोग चलते हैं। और मैंने रिलीजियस सॉलिडिटी नहीं रहने के कारण, कल्चरल सॉलिडिटी नहीं रहने के कारण हमारे में भटकाव हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, हिंदूकरण हो रहा है, ईसाईकरण हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है, कई तरह की विसंगीता पैदा हो रही। ये लोगों का ख्याल है और तो सही। कर्मा जी, जो आम लोग, जो लोग नहीं जानते हैं उतना सरना धर्म को, तो उनको समझाने के लिए एक लेमैन की भाषा में अगर हम कहें तो सरना धर्म का जो कोर प्रिंसिपल है, जो इतिहास की बातें हैं वो तो है, वो डिबेट एक है कि आज हम बाहर से आए थे। एक जो है इंडस सिविलाइजेशन को लेकर के एक नई धारा ये भी चलाने की कोशिश की गई कि जो एक उसका वायलेंट अंत दिखाया जाता है वैसा नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो प्रसार और उसका कंटिन्यूटी भी है, वो भी एक बताने की कोशिश की क्रिश्चियन डैनियल ने, कि हमारा जो मेजरमेंट का सिस्टम है या तमाम चीजों में, या ये भी बताया गया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान में अभी भी एक भाषा है जो तमिल से मिलती है, ब्राह्मिस्तान में जिसको बोलते हैं, तो वो एक अलग बात है। सरना धर्म की जो कोर बातें हैं वो क्या है, मतलब पहचान के लिए, जैसे जाहिर खान की बात होती है या सेक्रेड ग्रोव की बात होती है या ग्राम देवता की बात होती है, तो ग्राम देवता की बात और भी जगह में हम दक्षिण भारत में भी देखते हैं, उत्तर में भी ग्राम देवताओं के कॉन्सेप्ट, ये कैसे दोनों अलग अलग कैसे हैं?
ग्राम देवता युग में देवता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। सरना धर्म में देवता शब्द का प्रयोग नहीं होता, ठीक नहीं होता है। हम लोग में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशन नहीं है ये धर्म का, निराकार है। और मूर्ति पूजा हम लोग में नहीं है। इसलिए जहां तक डीटीज का सवाल है, इनकी मान्यताओं के धर्मीश है, चांगलायंग है, सिंगबोंगा है, या अन्य इस तरह का जो एनिमिज्म जीववाद के सिद्धांत पर और जड़वाद के सिद्धांत पर हम लोग का धार्मिक धुरी बनती लार्जर पर्सपेक्टिव में। एक जैसे स्मॉलर डेटीज में जो 12 द्वारी एक टर्म आता है, वो क्या बाहरी इन्फ्लुएंस है या पूर्व के अंदर ही आता है? 12 द्वारी जो छोटे छोटे 12 देवताओं का जो शायद वो कुरमाली लोगों का है या संताल का है, वो आप बेहतर प्रकाश करें। देवता शब्द का प्रयोग तो हम लोग का प्रभाव में है, लेकिन इम्पोर्टेंट इशू है कि सबसे बिलीफ इन सुपरनेचुरल पावर्स। हाँ, सेक्रेट ग्रोव का कॉन्सेप्ट हम लोग नॉर्थ में भी देखते हैं, जो वो लोग दांत का सेक्रेट ग्रोव हमारा यहाँ पर एनुअल फेस्टिवल जो सरहुल है उसमें पूजा होता है, ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी परफॉर्म करता है। ये नॉर्थ में नहीं होता है, सेक्रेट ग्रुप होता है, पर ये परफॉर्मेंस नहीं होता। क्या कहा गया? मैंने कहा कि मैंने उत्तर भारत में भी कई कई जगहों पर सेक्रेट ग्रुप जैसा कॉन्सेप्ट है, उसको दान काछी लोग बोलते हैं, देवी को दान दिया हुआ, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा उत्सव जैसा एनुअल फेस्टिवल नहीं होता। पर यहाँ सरना में जो है वो डे टू डे या फेस्टिव ओरिजिन यहाँ पे ज्यादा दिखता है। नहीं, अब नया फैशन हुआ है। पुराने जमाने में आज से 40 साल 50 साल पहले चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, तो सेक्रेट सेंटर जो ग्रोव है सरना, वहां पर हमारा पीरियोडिकल पूजाएं नहीं होती थी। अच्छा। आजकल नया यूथ लोग इसको थोड़ा सा मतलब ये मतलब एक कल्चरल या माने आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से है, जैसे कि कई समाजों में जहाँ कुछ फंक्शन नहीं होते थे वो अब शुरू हो गए, वैसे ही कुछ है। तो जब ह्यूमन बींग्स है तो कुछ गतिविधियां तो समरूप होंगे ही, क्योंकि मानव है तो मानव का तो होगा ही। और उसके बाद भी अगर हम डेट बैक करते हैं और आज से जो इंडस सिविलाइजेशन को ही लीजिए, तो उसका पीक पीरियड 2500 बीसी से 1500 बीसी होता है। उसके पूर्व जो सांस्कृतिक इन्वेजन हुआ हमारा सोसाइटी में, कल्चरल सिस्टम में, तो 6000 साल पुराना है। उसके पूर्व में जो हमारा एग्जिस्टेंस था, उसी का जब परंपरागत स्वरूप आज तक हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है और वो कंसेप्चुलाइज किया है धर्म के रूप में, और काफी पृथक है। यह आप तो सारा लिटरेचर आप पढ़िए आज, चाहे किसी तरह का लिटरेचर कोई भी लिखा हो, चाहे कोई भी किसी अवधारणा पर आधारित हो, सब में एक दूसरे को पृथक दिखाया गया है। अभी यहाँ पर मैं पढ़ रहा था एलपी विद्यार्थी और राय की किताब, उसमें हिंदुओं को इन्वेडर्स के रूप में दिखाया गया है, आर्यन को इन्वेडर्स के रूप में दिखाया गया है। वो तो किसी आदिवासी ने नहीं लिखा, किसी ने, वो तो जो लिखने वाले लिखे, अब वो भी कोई आधार किसी आधार पर हो। अभी मैंने पढ़ा, अब जो कंसेप्ट किया है यहाँ का कल्चर और सोशल सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ, ये कहा जाए।
हाँ, मतलब समाज में चाहे मिथक हो, चाहे कोई और सांस्कृतिक धारा हो, कई धाराएं चलती हैं, वो आपस में एक दूसरे को काटती है, फिर सिंथेसिस होता है, जो एक थ्योरी भी है कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। इस तरह से संस्कृति आगे बढ़ती है, उसके कई चीजें दिखती हैं। आज के संदर्भ में जो चीजें राजनीति के हिसाब से जो तय होती है, तो उस संदर्भ में आप इस मांग, इस आंदोलन के राजनीतिक उसको कितना देखते हैं कि ये कैसे प्रभावित होगी, या उसका क्या असर है इस मांग को लेकर के, कैसे लोग रिस्पॉन्ड? आप भी अवेयर हैं, मैं भी अवेयर हूँ कि आज के दिन में पॉलिटिक्स है आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का। अब वो हिंदू धर्म से कितना उनका तालमेल है ये तो वही जाने हैं, लेकिन एक पॉलिटिक ग्रुप के रूप में देश में उभर के आया है और वह हम लोग को थोपना चाहता है हमारे ऊपर, कुछ ऐसा चीज बाहरी तत्व कुछ थोपना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कहा तो ये जाता है कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उसका सहिष्णुता है और उसका उदारवाद है, और दूसरी तरफ ये जो मॉडल पेश किया जा रहा है वो काफी असहिष्णु है और चीजों को हजम करना है, उसको जगह नहीं देना चाहता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस स्ट्रेटिफिकेशन में, वर्गीकरण में ट्राइबल नहीं आता है, ये भी सच है। तो ट्राइबल न अछूत है, वैश्य है, न किसी तरह का कोई स्ट्रेटिफिकेशन में उसका जगह नहीं है, और चूंकि इसका अस्तित्व ही डिफरेंट रहा है राइट फ्रॉम देयर एवोल्यूशन टू द प्रेजेंट एज। तो ये शाश्वत रूप से मेडिटेशन इसमें धर्म का विकास हुआ है। इनका जो परंपरागत अवस्था में विकास हुआ है अपने आप में स्वयंभू है, अपने आप में उद्भित है, और किसी से इसका लगाव नहीं है। और यहाँ से आर्यों के आने से, हिंदू धर्म के आने से भी उससे पहले का ये धर्म है, और इस धरती का पहला दावेदार भी माना जाता है। कर्मा सर, ये बताएं कि कौन कौन से मुख्य जनजातियां हैं जिसमें सरना धर्म ज्यादा प्रचलित है, और किन किन राज्यों में इसका है, कहाँ संख्या कम भी है, कहाँ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, इस पर देखिए 2001 की जनगणना लीजिए, जहां पर लोगों ने अपना अन्य धर्म कॉलम में जो उनको दर्ज करने का अवसर मिला, उसमें आपको झारखंड में 3,35,000 के लगभग 2001 में थी, नहीं 35 लाख कुछ हजार थे 2001 में। 2021 के जनगणना में इनकी संख्या 41 लाख समथिंग है। आउट ऑफ अन्य धर्म लिखी गई थी, अन्य धर्मों की गणना में 42 लाख में 97% लोग सरना धर्म था। 32 ट्राइब है, और 32 ट्राइब में रिलीजियस कांग्रेगेशन हुआ है, सिंक्रेटिज्म हुआ है। वो जैसे जैसे कल्चरल रिहेबिलिटेशन हुआ, लोगों में एक मनोवैज्ञानिक रूप से एकताबद्ध होने का अवसर मिला, तो आज झारखंड के बहुत अधिक संख्या में लोग सरना धर्म के अम्ब्रेला में कॉन्ग्रेगेट कर गए। चाहे संथाल कहिए, चाहे खड़िया कहिए, चाहे मुंडा कहिए, चाहे उरांव कहिए, चाहे अन्य जाति हैं के छत्र छाया में लोग अपने को देख रहे हैं। ये स्थिति है, और स्ट्रांग
हाँ, दे दो चाबी जी। हेलो, हाँ सर। आप स्ट्रांग रूप से जब जब ये लोग को ज्ञान हो रहा है, भान हो रहा है, अपने संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो रहा है किसी तरह का इंटरफेरेंस का। आप क्रिश्चियन रिलीजन सोचिए, आज से पहले आप 25 साल पहले जाइए, हम लोग की गणना नॉन क्रिश्चियन में होती थी, लोग नहीं कहते, उनकी हाँ, पॉपुलेशन। ये भी एक आरोप लगता रहा है कि शुरू आप में देख, वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। इसलिए इसको सरना धर्म को प्रमोट करना चाह रही थी कि ये जो है ईसाईकरण को रोकेगा, ये उनकी एक समझ थी, और इसलिए भी पहले इन्होंने इस मांग को साथ दिया और बाद में उनको लगा खतरा है तो पीछे प्रोटेक्ट कर रहे। हमारा जो भी अनुष्ठान है कैलेंडर ईयर में, या फैमिली स्ट्रक्चर, चाहे डिजेंट के स्ट्रक्चर, चाहे डिसेंट के स्ट्रक्चर, वो सारा चाहे उसको हिंदू सेक्ट के लोग इन्वेट करके रद्दो बदल करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुखद स्थिति, इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोग ईसाईकरण हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है, इसको बचाना है, लेकिन ये नहीं समझते हैं इनका जो टेनेंट्स है, इनका अनुष्ठान है, इनका जो पूजा पद्धति है, ये तमाम चीजें पर बुरा असर हो रहा है, इस पर चिंता नहीं करते। ये भी सबसे बड़ी बात है। एक और सवाल जो मेरे दे दीजिए, मेरे मन में है, वो जो पूछना चाहता हूँ, क्या क्या कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी तैयार हुआ है सरना धर्म के लिए, जो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन का काम करे सरना धर्म के जो टेनेंट्स हैं, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको वो एक प्योर फॉर्म में भेज सके? ऐसा ऐसा कुछ प्रयास हुआ है या आगे कुछ योजना है? नहीं नहीं, ये प्रयास शाश्वत है, परंपरा में नहीं है, उसको मानने की चीज है, लोग मान रहे हैं। थोड़ा सा डेविएशन, मैं यही कह रहा हूँ कि आज के समय में जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक वजहों से थोड़ा कमजोर हुआ है, तो ऐसे में जो उनका जो ट्रेडिशंस को जो कैरी ओवर करने का जो रोल रहा है फैमिली का, वो थोड़ा कमजोर पड़ा है, तो इसको सपोर्ट के लिए सोशल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये सवाल था कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ है या आगे कुछ योजना है इसकी? डॉक्यूमेंटेशन का काम पहले लोगों ने किया है, एस.सी. रॉय ने की है, हम लोगों ने भी शुरू किया है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह कर रहे हैं। और चूंकि धन की कमी है, अर्थ की कमी है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है इस समाज को, और इसके समाज के जो वेरासिटी ऑफ कल्चरल सिस्टम, वो 9 माइल में बदल जाता है, अपने स्वरूप को बदल देता है। कई तरह के जो कल्चरल एलिमेंट हैं, तत्व हैं, मतलब जिसको लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन बोलते हैं, कि समय के साथ जगह के साथ चीजें एडजस्ट करते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एंड रेगुलेशन जिस सोसाइटी में हुआ करता है, स्थान विशेष पर, जब कभी जैसे शादी विवाह हुआ, मैरिज है, हो सकता है दूसरे क्षेत्र में दूसरा सिस्टम हो, इस क्षेत्र में दूसरा सिस्टम हो, लेकिन जब मिलते हैं तो दे डिसाइड एंड दे रिजॉल्व द न्यू सिस्टम एंड दैट इज बीइंग अडॉप्टेड। एक इस तरह के का रेजुलेशन चलते रहा, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजुलेशन ऑफ द टेनेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आजकल होते रहा है, अब रेजुलेशन होते रहा है और नया स्वरूप ले रहा है, एक रिजल्टेंट आ रही है, ये भी एक बात है। और इसी प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव। ये सवाल ये जो आपने कहा कि भाई कि लोग पढ़े लिख रहे हैं, इकोनॉमिक बेस बदल रहा है, लोग में बदल रहा है, तो वो लोग में थोड़ा सा जरूर ही जो कंसोलिडेशन है, प्रतिबद्धता है, थोड़ा घटी है,
लेकिन जब एक कल्चरल रिविटलेशन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ और यूथ लोग ने इसको टेकअप किया, तो ऐसी स्थिति में अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक सही बता रहा हूँ कि पहले जो प्रभाव था हिंदू वे ऑफ लाइफ का, तो लोग शादी विवाह में इनविटेशन कार्ड बांटते थे, उसमें लोग हिंदू का जो सिंबॉलिक है गरुड़ ध्वज वगैरह मेंशन कर, लेकिन अब नहीं, अब उलट गया। हार्डली अब उनका अपना चलता है, तैया लगन न्योता बंगायो हमके मोधरा पर आगे, है ना। ये जो अब आपको जस्ट उलट दीजिए, 90% लोग अब इस तरह की सिंबॉलिक जो है आया कुछ है उसको मेंशन कर रहे हैं। हाँ, मतलब हिंदूकरण के दिशा में, मतलब वो अपने सिंबल्स को रिक्लेम कर रहे हैं दोबारा से, जो कर रहे हैं सिंबॉलिकल इन्वेंशन उनका हुआ था, वो अपना एक दोबारा से रिक्लेम कर रहे हैं अपने सिंबॉलिकल फील्ड को। राइट। ये जो नई पीढ़ी जो है वो नए इंस्ट्रूमेंट जो मीडिया के जो है, डॉक्यूमेंट्रीज हुई या सोशल मीडिया हुआ, इस एरिया में जो नई जो पीढ़ी है उसने कितना इस काम को टेकअप किया और कितनी वो मदद कर। नहीं, उसमें थोड़ा ऐसा है कि आज नए फैशन में जैसे प्रार्थना आपने सुना होगा, सामूहिक प्रार्थना यूथ में, जैसे नया पहराव परिधान अलग होते हैं, ये तमाम चीज है, तो ये सुधारवादी है, एवोशनरी है, और ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट किया है। और जो ओल्ड ट्रेडिशन की चीजें हैं उन पर लोगों का ध्यान थोड़ा कम है, लेकिन उस दिशा में भी लोगों की निगाहें अब आ रही, ताकि उनका ओल्ड सिस्टम जो है, आखेट जो है, उनके जो लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, उधर भी अब लोगों का ध्यान धीरे धीरे रुचि और बढ़ रही है। इवन इफ द यूथ में जो है, ये जो मीडिया इंडस्ट्री है सर, और जो फैशन इंडस्ट्री है, वो एक ढंग से जो बहुत सारे मार्जिनलाइज कल्चर है, उनका जो फैशन है, वे ऑफ लाइफ है, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है लाइफ का, उनके जो कल्चरल मोटिव्स है, वो सबको लेकर के दुनिया के बाकी कोनों तक पहुंचाने और उसको लोकप्रिय करने का भी काम करती है। तो जो सरना धर्म या जो जनजातीय समाज के जो पेंटिंग्स हुआ या कल्चरल मोटिव्स हुआ या जो कलर कॉम्बिनेशंस हुआ, उसको लेकर के जो खास, जैसे मान लीजिए कि तांत्रिक पेंटिंग एक होता है, उसमें अलग अलग कलर्स का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे सरना धर्म में भी क्या कुछ कलर को लेकर के और पैटर्न्स को लेकर के, जैसे जो हम मांगलिक अवसरों पर जो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, चाहे चावल से हो, जिसको हम लोग अर्पण बोलते हैं नॉर्थ में, यहाँ साउथ में या सरना धर्म में क्या उसको बोलते हैं, और उसको प्रिजर्व करने के कुछ, क्योंकि वो जो पैटर्न है वो बहुत अपरिचित नहीं लगता। नहीं, देखिए ठाकुर जी, ये जो जनजाति समाज में जो कन्वर्टेड नहीं है, चाहे हिंदू की तरफ कन्वर्टेड हो, चाहे ईसाई की तरफ दूसरे धर्म हो, इनके बहुत सिंपल है। आपको आश्चर्य होगा, एनीबॉडी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दो जुआर जिनको नॉलेज है, वो कोई भी आदमी शादी विवाह का रिचुअल परफॉर्म कर सकता है, इवन लेडीज एंड जेंट्स, whosoever be the member। इस तरह की स्थिति है हम लोग में, कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई मतलब किसी को भी प्रिविलेज पोजीशन हासिल नहीं है रिचुअल्स को लेकर। हाँ, प्रिविलेज पोजीशन है, वाहन अगर उपलब्ध हो तो उसका पोजीशन है, या है रिलीजियस प्रीस्ट है तो उसका है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ रिलीजियस प्रीस्ट
we can have days हाँ, to perform. मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल Right. वो स्ट्रक्चर दिया गया है कि अगर ये नहीं है तो कोई भी उस स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है। ऑक्युपाई कर सकते हैं। ये अब यह ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जात हो या सेक्ट हो, इसको उसका अथॉरिटी है, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन जो पाहन की बात है, तो पाहन मतलब वो एक पोजीशन है, उसका कोई सोशल स्ट्रक्चर से एक खास सेगमेंट से आने का कोई लेना देना नहीं। नहीं, पाहन का रिलीजियस प्रीस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी और विलेज। दे परफॉर्म, वो कोई भी हो सकता है या उसमें फैमिली ट्रेडिशन नहीं, को बहुत सा गांव में मौजा में ट्रेडिशनल है, वो फैमिली है, दे आर कमिंग फ्रॉम पीढ़ी दर पीढ़ी, एंड मैंने एक खानदानी वंशानुगत है। लेकिन 3 साल में कहीं कहीं परिवर्तन होता है, जैसे हमारे गांव में हर तीसरे साल लोग इसको बदलना करते हैं, और उसके लिए अनुष्ठानिक विधि है पाई रेंगाना, जिसको कहते हैं। स्पेशल रीति है पाई रेंगाना। एक रिचुअल है, अनुष्ठान है जो गाइड करता है ये प्रोसेस को, और बांध देंगे उसके आपको आंख में, लेकिन जहां उसको जाना होगा मंत्र पढ़ेंगे, अनुष्ठान होगा, तो आप एक लोढ़ा होता है, लोढ़ा समझते होंगे आप, लोढ़ा समझते हैं, मूव करने लगता है और उस व्यक्ति के घर में पहुंच जाता है जहां उसको पाहन, और उस परिवार को या व्यक्ति को पाहन के लोग, ऐसा है, रिचुअल है, हर 3 साल में होता है, पाहन का बदलाव होता है। लेकिन खूबसूरत पक्ष है जो अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट है ऑफ द विलेज मौजा, दे आर बीइंग कनेक्टेड फॉर दिस। ये जो रिचुअल है, ये तो कुछ जो जैसे लामा को खोजते हैं वैसे ही वाला है कि उसमें भी कुछ संकेत मिलते हैं, फिर वो ढूंढने जाते हैं। नहीं, हंटिंग में इसका उपयोग होता है, हंटिंग में भी। हंटिंग जो होता है उसमें मैंने ये जो रिचुअल आपको मैंने कहा, वो मैं था जब 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था, मैं जो कोटवार था, मैंने लड़का लड़की लोग का मैं कोटवार था, मैंने कि मंत्री था। उस वक्त मैं ही परफॉर्म करवाता था, और अगर मान लीजिए किसी दिशा में हम लोग को चलना है, इधर से हम लोग को शिकार मिल गया, तो वो परफॉर्म दिशा में इस ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। विशेष आपको फागुन से पहले लोग करीब 15 दिन तक आखेट में रहते थे, हंटिंग में रहते थे। इस तरह के व्यवहार प्रचलन एग्जिस्ट करता था मुझसे। और सबसे बात हम लोग की सिस्टम में वंश पूजा, फूड पूजा सबसे महत्वपूर्ण है, एंसेस्ट्रल वर्शिप एंड द प्लेसेस फ्रॉम हु हैव बीन माइग्रेटेड, उसकी भी पूजा हम साथ करते हैं, याद करते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ, कहाँ से हम यहाँ माइग्रेट करके आए हैं, किसकी छोड़ गए हैं, कहाँ कहाँ सेटलमेंट रहा है, और कौन कौन लग रहे हैं हमारे पंखा में, उनका याद करके फूड पूजा साल में ये जो सर इसका कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स रखा जाता है या ये ओरल ट्रेडिशन है? जैसे मतलब नॉर्थ में हिंदू धर्म में मूल बोलते हैं, विवाह के समय में बोलते हैं कि फलाना गोत्र फलाना मूल, मतलब इस जगह से आए। हाँ, उसी तरह से सेम टाइप होता है। जैसे हम लोग का, जैसे
कोंकण क्षेत्र में द्रविड़ संस्कृति के लोग। अच्छा। महाराष्ट्र और गुजरात साइड में कोंकण है ना, वहां से माइग्रेट तो करके क्या किसी पर्टिकुलर गांव का नाम भी या जगह का नाम भी आता है, या किसी गांव नोन जहाँ है, जैसे हमारे साथ मांडर के साथ कंजिया मंजरे, ये जो मांडर है कंजिया गांव है, वहां से ओरिएंटेट बाहर से रोहतास से आने के बाद में यहाँ से हम माइग्रेट किए हैं 3-4 पीढ़ी, ये बिशनपुर के महुआ टोली गांव में, उसको याद करते हैं। वहां से फिर हम आ गए रांची, हम इसको रांची को जोड़ते हैं। यहाँ से हमारा कुछ परिवार बॉम्बे में रहता है तो उसको बॉम्बे में जोड़ते हैं। तो मेन ओरिएंटेशन इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर देखिए, रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखेंगे तो हम लोग का रेस भी तो अलग है ना, प्रजाति गुण प्रोटोस्टाइल ग्रुप के हैं, प्रोटोस्टाइल ग्रुप के हम मुंडा संस्कृति के लोग, ऑस्ट्रिक संस्कृति के लोग हैं, हम लोग द्रविड़ संस्कृति। लेकिन आज के डेट में द्रविड़ और ऑस्ट्रिक संस्कृति के लोग सरना धर्म में सब कांग्रेगेट कर गए हैं, रिलीजियस सिंक्रिटी में देखा जा रहा है। सबसे खूबसूरत बात है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं तो उनकी जो संगति है वो ग्रीस में भी मिलती है। जैसे वो एक वाला जो है, एक ढूंढने वाला, उसके लीनिएज जो है वो यूरोप से जाके भी मिलते हैं। और लैंग्वेज के ऑस्ट्रिक लैंग्वेज में तो निश्चित तौर पे लिंग्विस्टिक वो दिखती है आपको तमिल से और इससे। काम हालांकि बहुत नहीं हुआ है कॉम्परेटिव, जिसकी वजह से वो चीजें ज्यादा प्रकाश से नहीं आई है, खास करके ओरल ट्रेडिशंस काम हुए हैं ना। आजादी के पूर्व जो मेन साइट था संस्कृति का, या चाहे सिविलाइजेशन का हो या बेबीलोन का हो, और दूसरे जगह का जो है ना, तो संस्कृति का फेथफुल रिसर्चेज हुए हैं। आजकल थोड़े हो रहे हैं, न सरकार ध्यान देती है, न ध्यान देती है, न लोग उस पर गंभीर हैं। इसलिए आज का फाइंडिंग्स के विषय में तो आप डिपेंड कितना फेथफुल कंप्लाइंट। खास करके मुझे पीयू बोर्डिंग्स की जो संताक फोकटेल्स में जो उसके प्रीफेस में जो कहानी जो थी, उसमें बहुत मजेदार बात उन्होंने लिखी है कि हमारी जो कहानियां हैं उस कहानियों में जो कैरेक्टर का स्वरूप है वो भी बताता है कि ये कहानियों का जो 2 कैरेक्टर टाइप के कैरेक्टर है वो अलग अलग धाराओं से आए। एक हिंदू धारा से, मतलब आर्यन स्ट्रीम से आ रही है, एक जो है वो द्रविड़ियन स्ट्रीम से आ रही है। खास करके उन्होंने सियार के संदर्भ में कहा था कि एक कहानी में सियार बहुत जस्टिस डिलीवर करने वाला है, एक कहानी में सियार का कैरेक्टर जो है काफी क्रूकेड है। तो ये सब जो ओरल ट्रेडिशंस के इंटरप्रिटेशन है और कल्चरल स्टडीज खास करके लिंग्विस्टिक बेस में है, उसको अगर खास करके एक ऐसी सरकार जो जनजातीय सरकार है, वो अगर बजाय छोटे और प्रदर्शन वाली चीजों को छोड़कर गंभीर चीजों पे काम करे तो काफी चीजें निकल करके आएगी और उसकी मान्यता भी होगी। इसी से मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो रेजोल्यूशन जो पास हुआ है विधानसभा में, तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये ऊपर से राजनीति की वजह से पास हुआ या नीचे से जो एक जन दबाव हुआ उसको पहचानते हुए राजनीतिक फायदे की लिहाज से हुआ? कितना इसको मतलब इस मूवमेंट को जो बल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? राजनीति इसके पीछे आ रही है या क्या है? देखिए, एक बात है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो यहाँ के ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को देखता है ना। धर्म के संदर्भ में जो पब्लिक ओपिनियन है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, वो सरना धर्म के पक्ष में है, उसको सॉलिडिफाई करने का है, उसके सॉलिडिटी पर लोग गंभीर हैं आज का युग। तो राजनीति तो इससे पब्लिक ओपिनियन से गाइडेड होता है, तो लोग उसको जन दबाव के, हम लोग का आंदोलन काफी तेज है आज के डेट। हो सकता है
उनकी दृष्टि में अगर हम इसको करते हैं तो राजनीतिक लाभ मिलेगा, और मिलता भी है, मिल भी रहा है। आज यहाँ मार्जिनलाइज हो गया आपको ये बीजेपी, कारण क्या है? रघुवर दास जी ने उसको जमीन को छेड़ा, CNT एक्ट मूल धाराएं थी 21, उसको अमेंड करने का कोशिश, विरोध हुआ और सरकार उलट गई। उसका परिणाम आया। आपको मैं आश्चर्य बताऊं कि गांव से लेकर शहर तक सब एक हो गए और भाजपा को, आज भी जो भाजपा में है उसको हम लोग सही तरीके से उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है ये लोग बिचौलिए का काम करते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए। जो आदिवासियों का सोशल स्ट्रक्चर है, आचार संहिता है, उसके विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। इस तरह की बातें होती हैं और हो रही, इसलिए बहुत दिगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी होने के बावजूद भी जहाँ कल्चरल और सोशल रिलीजियस माने सोच के साथ उसका तालमेल यहाँ नहीं होगा, उसको घाटे में रहना पड़ेगा। कितनों प्रयास करें कि सरना सनातन एक है, और सरना का जो मिट्टी उठाना शुरू किया अयोध्या ले जाने के लिए, विरोध हुआ। आपको गंगोत्री कुजूर वहां के तपेश्वर मिश्रा को लेकर के पूजा करा दी सरना में, काफी विरोध हुआ। हर राजनीतिक इम्प्लीकेशन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजनीतिक सोच भी, और हम लोग मजबूर भी हैं। हम लोग मजबूर है अच्छी भारतीय जनता पार्टी के बाद कंपेटिटिवली हम लोग उसके पक्ष में इसलिए नहीं है कि हम लोग का सोशल स्ट्रक्चर को, पूजा पद्धति को जो सदियों सदियों से आ रही है उस पर इम्पैक्ट अदरवाइज करना चाहती है और गलत डिफिनेशन करना चाहती है, ये सबके दिमाग में है। और आपको मैं बताऊंगा, आप कोई भी यहाँ बड़े बड़े पर्सनैलिटी, उनको दिक्कत होती है ट्राइबल सोसाइटी। मैं फील किया हूं। मैं 1981 में 80 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लोहरदगा पार्लियामेंट लड़ा। एक तरह से लग गया कि मेरा मांस हड्डी से निकल गया। लोग हमको सही व्यवहार नहीं करते थे, उलाहना करते थे। ये तो हिंदू का पिछलग्गू हो गया है, RSS का पिछलग्गू हो गया है, और हमको बहुत सहना पड़ा था। और इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हमारा समाज सोसाइटी के मूल धारा के साथ रहना ज्यादा उचित होगा, और मैंने वैसे भी मैं राजनीति, स्वच्छ राजनीति पर भरोसा करता हूँ, वो भी मेरा कारण हो सकता है। तो मेरा आरएसएस लोगों के साथ, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था भी, उस वक्त काफी लड़ाइयां होती थी सोच को लेकर के, अवधारणा को लेकर के। लोगों का जो विचार है दूसरे धर्म को निगल जाना, एसिमुलेट कर जाना, उसके मूल तत्वों को विनष्ट कर जाना, ये कहाँ का न्यायपूर्ण कदम है किसी भी रिलीजियस ग्रुप का, ये मानता हूँ। और खासकर हिंदू धर्म एकदम साइलेंट किलर के तरह हमारा समाज में प्रवेश किया है, और हमारा जो सिस्टम है उसको बर्बाद करने के लिए ब्राह्मणिज्म को लाया, जजमानी सिस्टम। धर्म का ठेकेदार कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन है। क्या पंडित जी ही पूजा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ये सब सवाल उठे। हाँ, अच्छे उस समय जमींदारी सिस्टम, मैं आपको बता दूं, मेरा अध्ययन इसमें, तो उन संपर्क में आए बड़े लोगों के संपर्क में, वो लोग प्रभावित थे हिंदू वे ऑफ लाइफ से, हिंदू रिचुअल से, तो ये अडॉप्ट किए हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। तो ये क्राइसिस हो रहा है, वो लोग को एग्जिस्ट करने। अब सब सिस्टम बन गया है, और ओल्ड ट्रेडिशन जो हमारा है यहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है, चेंजेबल तो है, समय और जगह के हिसाब से चेंज करता है, वेरी करता है, अपना स्वरूप को बदलता है। लेकिन वो नेचुरल होना चाहिए।
हाँ। तो कोई भी ट्रेडिशन चेंज करती है वो तो ठीक है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं अंदर से, उसके अंदर से आना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं, दबाव दबाव में जब होता है तो उसकी वो जो फॉर्म जो है वो थोड़ा विकृत हो जाता है। अब पंडित का प्रवेश, ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ है, जमींदारी सिस्टम में ज्यादा इसको मिला है, प्रिविलेज मिला है और सोसाइटी में आया है। मेरे घर में खुद साल में पंडा जाते थे, लेकिन जब हम लोग होश पकड़े तो आना बंद कर दिया। मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा होती थी, जब मैं होश पकड़ा तो मेरा समाप्त हो गया। तो ऐसा तो हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कल्चरेशन प्रोसेस जो है, राइट फ्रॉम द डेट ऑफ दोनों का एक साथ जुटना, मेरे समझ से, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ और सोशोलॉजिस्ट का अध्ययन करता हूँ, साथ साथ मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ही पेपर पढ़ा है हर संस्कृति में, और धर्म के अध्ययन में इंडिया का मैं रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हूँ इंटरनेशनल एरिना में, एकेडमिक क्षेत्र में। तो जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है उसमें सह-अस्तित्व की बात होनी चाहिए, एक दूसरे को निगल जाने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हजारों वर्ष साथ साथ रहने के बाद हम लोग तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तत्व को लिए हैं, एक दूसरे का लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गिव एंड टेक थ्योरी होता है, उसका शिकार जरूर है एक दूसरे के, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के जो मेन रूट उसको हम प्रभावित किए हैं, ऐसा नहीं है। जी सर, बहुत बहुत आपका आभार। हमारे कर्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि चीजें जो है कैसे एक समाज बदल रहा है और कहाँ से उसको शक्ति मिलती है, और वो अपने पुराने सिंबल्स, अपने पुराने रिचुअल्स और पुराने तौर तरीकों को वापस हासिल करने की इसमें लगा हुआ है। और ये जन दबाव जो है, ये जन दबाव राजनीति को बदल भी रही है और उस दबाव में अपने आप को समायोजित भी कर रही है। और जो हमारा देश समाज तभी तरक्की करेगा जब तमाम धाराएं और तमाम संस्कृतियां एक दूसरे को उसका स्पेस देगी और आपस में एक स्वस्थ विनिमय करेगी। सरना धर्म काफी प्रकृति के नजदीक है और हमको भी अपने प्रकृति में लौटने का एक रास्ता देती है। इस बहस में आप, इस चर्चा में आप सब शामिल हुए, खास करके कर्मा जी का बहुत बहुत आभार, और हमारे तमाम दर्शकों का भी जो इसके साथ जुड़े रहे उनका भी आभार। और हम आशा करते हैं कि एक नई चर्चा के साथ फिर एक बार जुड़ेंगे और ज्यादा हम अपने जनजातीय समाज को जानेंगे कि उसकी जड़ें कहाँ हैं और उस जड़ों को काटने की कोशिशें। देखिए, एक बहुत सुंदर बात मैं, अगर समय है तो बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताएं बताएं। मेरे यहाँ कल से आज तक रांची से कम 400 गए अपने पैसे से, कोई पैट्रोनाइजिंग नहीं। परसों दिन मेरा संविधान क्लब में बैठक, प्रतिनिधियों की बैठक विभिन्न राज्यों से आएंगे, सब अपने दम पे जाएंगे, वही स्पॉन्सर नहीं, आंदोलन तभी सही है जब उसके लिए आप किसी को पैसे नहीं दे रहे। नेता वही है जिसको अपने प्रचार के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ रहे। राइट। और लेखक लेखक वही है जिसकी किताब कोई खरीद के पढ़ता है। अभी मैं कल जाऊंगा फ्लाइट से, और रात में मीटिंग करूंगा, सुबह मीटिंग करूंगा, ईस्टर्न लाइन करेंगे, लेकिन सब अपना चले गए मैं पीछे हूँ। और बताइए, इतना खूबसूरत पक्ष, रिविटलाइजेशन, कल्चरल रिविटलाइजेशन, पुनर्जागरण की स्थिति आ रही, और एक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है सोसाइटी, एक धार्मिक आजादी चाहता है का ध्यान रहे, यही हाँ, मेरा। हम लोग फिर मिलेंगे सर, इस पे आगे और चर्चा करेंगे।
आप वहाँ जरूर जरूर जरूर। नमस्कार। दिक्कत में थे हमारे गेस्ट में, अभी आप बात कर रहे हैं और एक हॉलैंड का आदमी आया था, अभी यहाँ से यहीं से विदा किया, नहीं सके, आपका आ गया हॉलैंड से। मेरे प्रोफेसर आए थे M.K. गौतम, बहुत अच्छे जानते है ना, हमारा उनका संपर्क बहुत पुराना है। आए, खाना खाए, छोड़ने को नहीं गया, ये स्थिति थी। और मेरे किडनी मेरा डैमेज, लेकिन बच्ची हमको बार बार रिक्वेस्ट करी, मैं तैयार हो गया, विदा भी नहीं कर सकता। प्रोफेसर पांडे थे, हम किसी समाज के दबाव नहीं है। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे थे, फिर M.K. गौतम, दोनों पंडित जी, हम लोग खाना खाए तो विदा। ऐसा नहीं है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, आगे बढ़े, शस्त्र पर विश्वास करें, ये मेरा कहना है। ठीक है सर, मैं जमशेदपुर से हूँ, जमशेदपुर आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। जरूर आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, नमस्कार।